Dear student, very good morning. This is Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, कुशल। प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। मैं संजय कुमार जाटव आपका टीचिंग ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फेमस नॉर्वेनियन प्लेराइट हेनरिक जोहान इब्सन। आज हम आपको प्रसिद्ध नॉर्वेनियन नाटककार हेनरिक इब्सन का परिचय देने जा रहे हैं। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने उनकी एक कृति ब्रांड उसको संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया। नाउ अब हार्ड ऑन द हील्स ऑफ ब्रांड 1866, हार्ड ऑन द हिल्स ऑफ ब्रांड 1866 में दूसरी उनकी कृति आई। केम पियर जेंट 1867, 1867 में पियर जेंट आई। अनदर ड्रामा इन रैम्ड कपलेट्स प्रेजेंटिंग एन अटरली एंटीथेटिकल व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर, और उनका एक दूसरा नाटक इन रैम्ड कपलेट। तो another drama in rhymed couplet presenting an utterly antithetical view of human nature, दूसरा जो उनका ड्रामा था इन रैम्ड कपलेट, दोहात्मक लयबद्ध जो दोहा थे, प्रेजेंटिंग एन अटरली एंटीथेटिकल, जो प्रस्तुत करते हैं एन अटरली अत्यधिक एंटीथेटिकल विरोधाभासी व्यू विचार ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव के बारे में एक अत्यंत विरोधाभासी विचार के रूप में उनका पियर जेंट नामक ये कृति 1867 में आई। ए ब्रांड इज ए मॉरल मोनोलिथ, यदि ब्रांड एक मॉरल नैतिक मोनोलिथ है, पियर जेंट इज ए कैपरिंग विल ओ द विस्प, पियर जेंट एक विल ओ विस्प नाम का एक क्या है, प्रतीक है। ए ब्यूअंट एंड सेल्फ सेंटर अपॉर्चुनिस्ट हु इज एमलेस, ए ब्यूअंट एंड सेल्फ सेंटर एक आत्म केंद्रित और आलसी अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी हु इज एमलेस, वो क्या है, लक्ष्यहीन है। ईल्डिंग एंड होली अनप्रिंसिपल्ड, पूरी संपूर्ण तरीके से गैर सिद्धांतवादी। यट हु रिमेन्स ए लवेबल एंड बी लव्ड रास्कल, यट हु रिमेन्स जो कि रहता है लवेबल एक बहुत प्यारा, एंड बी लव्ड रास्कल धूर्त। द विल्ड एंड मॉकिंग पोइट्री ऑफ पियर जेंट, पियर जेंट नामक कृति की विल्ड भयानक एंड मॉकिंग और मजाकिया पोइट्री कैब हैज़ एंडेड बाई ओवर शेडोइंग ब्रांड इन द पॉपुलर जजमेंट, इसने जो ब्रांड नामक कविता ने जो एक तरह से प्रसिद्धि पाई उसको ओवर शेडो किया, यानी उससे बढ़ चढ़ करके, और ये पॉपुलर हुई। बट दीज टू फिगर्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड एंटीथेटिकल टाइप्स who under different guises run through most of Ibsen classic work. But these two figure, लेकिन ये दो अंक हैं, आर इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर केंद्रित हैं, एंटीथेटिकल टाइप और विरोधाभासी प्रकार भी है इनका। वो अंडर डिफरेंट गाइजेज जो कि विभिन्न प्रकार के गाइजेज रूप में रन थ्रू मोस्ट ऑफ इब्सेन्स क्लासिक वर्क, इब्सेन के जितने भी क्लासिक वर्क हैं, सुपरलेटिव उच्चतम स्तर की जो कृतियाँ, उनके अंदर ये दोनों ही विचार हैं ना, दोनों ही विचार और थ्रू चलते हैं। ये पहला विचार जो ब्रांड में उन्होंने प्रस्तुत किया था, ब्रांड व्यक्ति के मॉरल कैरेक्टर के बारे में कविता बतलाती है, जबकि पियर जेंट में पूरा जो ह्यूमन नेचर है उसका विरोधाभास में, इसमें जो जैसे हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो इसमें हीरो है जो अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी, हु इज एमलेस, वो लक्ष्यहीन रहता है। वो तो ये कहता है जब भी मौका मिलेगा और उसको उठा लेंगे। तो ये दोनों ही जो भी हैं थीम्स, दोनों ही विषय वस्तु हैं ये इब्सेन के ज़्यादातर अच्छे कृतियों के अंदर, और ये दोनों ही विषय लगातार रन करती हैं, चलती हैं। Like
डॉन क्यूजोट एंड सेंचो पैंजा, लाइक डॉन क्यूजोट एंड सेंचो पांजा, ये हीरो हैं डॉन क्विशोट और सेंचो पांजा। दे आर यूनिवर्सल आर्कीटाइप्स, वे कैसे हैं, एक शाश्वत आर्कीटाइप्स हैं, प्रतीक हैं, सिंबल हैं, शाश्वत प्रतीक हैं, एज वेल एज अनफॉरगेटेबल इंडिविजुअल। उसी प्रकार से वो अनफॉरगेटेबल, फॉरगेटेबल कहते हैं भूलने वाला, जिसको हम भूल जाएं, वो कैसे हैं, अनफॉरगेटेबल इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि नहीं भूलने वाले व्यक्तित्व हैं। जैसे कि आप ये भी तो हमारे हिंदू लिटरेचर आप पढ़ोगे तो इसमें रामायण, महाभारत, ये जो महाकाव्य हैं, इनके अंदर के जो पात्र हैं, अब अर्जुन का कैरेक्टर महाभारत में अविस्मरणीय है। अर्जुन से ये नहीं है कि केवल शिक्षित लोग ही वाकिफ़ हों, अशिक्षित लोग भी अर्जुन, क्योंकि वो इतना पॉपुलर हुआ ये कैरेक्टर कि लोग एक अच्छे निशानेबाज को, एक अच्छे शूटर अर्जुन को मानते हैं। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन है। श्री कृष्ण का कैरेक्टर है, एकलव्य का कैरेक्टर महाभारत में आया, भीम का कैरेक्टर बहुत बलशाली माना जाता है। भीम, तो भीम एक पर्यायवाची है, किसका, जो आदमी बलशाली है। ये कि अरे वो तो भीम है, भीम का मतलब एक तरह से वह व्यक्ति जो बल रखता है, बलशाली हो। तो डॉन किशोट और सेंचो पांजा की तरह ये जो कैरेक्टर हैं डॉन किशोट, सेंचो पांजा, दे आर यूनिवर्सल आर्किटाइप, वो एक शाश्वत आर्किटाइप हैं, एज वेल एज अनफॉरगेटेबल इंडिविजुअल, साथ ही वो न भुलाने वाले व्यक्तित्व भी हैं। इस प्रकार का विद दीज टू पोएटिक ड्रामाज, इन दो काव्यात्मक नाटकों से इब्सेन बॉन हिज बैटल विद द वर्ल्ड, इब्सेन ने दुनिया से जो अपनी जंग थी वो जीत ली। ही पाउज्ड नाउ टू वर्क आउट हिज फ्यूचर, ही पाउज्ड, अब वो रुक गया, नाउ टू वर्क आउट हिज फ्यूचर, अपने फ्यूचर में और काम करने को उसने क्या है, एक पॉज दिया, विराम दिया। ए फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल ड्रामा ऑन द रोमन एम्परर जूलिया द एपोस्टल हैड लॉन्ग बीन ऑन हिज माइंड, और एक दार्शनिक ऐतिहासिक ड्रामा ऑन द रोमन एम्परर, रोम का एक शासक था जूलियन द एपोस्टल, जूलियन नामक जो शासक है, उसका जो फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल ड्रामा था ये, हॉर्ड लॉन्ग बीन ऑन हिज माइंड, उसके दिमाग में बहुत लंबे समय से था। ही फिनिश्ड इट इन 1873 अंडर द टाइटल कैक्सगर ऑग गालिएडियर, 1873 में, और कैसर ऑग गालिलाइयर नामक शीर्षक से उन्होंने एम्परर एंड गैलीलियन, ये इसका इंग्लिश अनुवाद था, उसको उसने लिखा। बट इन ए 10 एक्ट फ्रॉम टू डिफ्यूज एंड डिस्कर्सिव फॉर द स्टेज, बट इन ए 10 एक्ट, लेकिन 10 एक्ट के अंदर था ये जूलियन द एपोस्टल, 10 एक्ट के अंदर था। तो कैसा लगा, टू डिफ्यूज, थोड़ा सा डिफ्यूज़ करने वाला, एंड डिस्कर्सिव, डिस्कर्सिव थोड़ा लेंथी, लंबा, बोरेसियस, जो बोर महसूस करता है फॉर द स्टेज के लिए। ही रॉट ए मॉडर्न सटायर, उसने एक आधुनिक व्यंग भी लिखा। डियंजिज फोरबंड 1869, द लीग ऑफ यूथ, इंग्लिश में इसका अनुवाद है। ये द डियंजिज फोरबंड, ये जो वो है लैंग्वेज, ये नॉर्वेनियन लैंग्वेज है, तो इसका इंग्लिश में मतलब है द लीग ऑफ यूथ। उसने 1869 में एक मॉडर्न सटायर है वो लिखा। एंड देन आफ्टर मैनी प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट्स ए प्रोज सटायर ऑन ए स्मॉल टाउन पॉलिटिक्स, और एंड देन आफ्टर मैनी प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट्स, बहुत सारे प्रारंभिक ड्राफ्ट्स, रूपरेखाओं के आधार पर ही प्रोज सटायर, उसने एक प्रोज सटायर लिखा। अभी तक तो उसने सारे लिखे पोइम सटायर, पोइम का मतलब कविताओं के माध्यम से सटायर, कविताओं के माध्यम से ड्रामा, लेकिन पहली बार उसने लिखा था कौन सा, द लीग ऑफ यूथ। देन आफ्टर मैनी प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट्स ए प्रोज सटायर ऑन स्मॉल टाउन पॉलिटिक्स,
एक स्मॉल टाउन पॉलिटिक्स, एक छोटे से जो कस्बे में जो राजनीति चलती है वहाँ पर उसको ध्यान में रखकर उसने और प्रोज सैटायर लिखा अपने पूर्व ड्राफ्ट्स रूपरेखाओं के आधार पर। सैम फंडेड स्टोटर 1877 पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पिलर्स ऑफ सोसाइटी ये 1877 में लिखा। बट इब्सन हैड नॉट येट फाउंड हिज प्रॉपर चॉइस, लेकिन इब्सन को अभी तक उसकी जो मनपसंद चॉइस थी वो अभी तक नहीं मिली। वैन ही डिड, जब उसने इसे चुना, इट्स इफेक्ट वाज नॉट टू क्रिटिसाइज, तो इसका जो प्रभाव था आलोचना करने के लिए नहीं, और या रिफॉर्म सोशल लाइफ, या फिर सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए, बट टू ब्लो इट अप, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ऊपर थी। द एक्सप्लोजन कैम विद एट डकनजम ए डॉल्स हाउस, और जो एक्सप्लोजन कैम विद, जो विस्फोट इब्सेन की जो जीनियस प्रतिभा कि इब्सेन वाकई में एक बहुत वेल नोन और पॉपुलर प्ले राइट है, उसकी प्रतिभा का एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। कैम किसके साथ में? डकनजम, डकनजम 1879 में ये प्ले है ए डॉल्स हाउस, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। हम आपको प्ले पढ़ाएंगे ए डॉल्स हाउस, और ए डॉल्स हाउस के जो रचयिता हैं, ए डॉल्स हाउस के जो लिखने वाले हैं, राइटर हैं, ये हेनरिक इब्सेन है। तो ये नाटक इसको पढ़ाएंगे, इसलिए मैं आपको हेनरिक इब्सेन का जो परिचय है वो देने जा रहा हूँ कि वाकई में ये जो नाटक आपके सिलेबस में है डॉल्स हाउस, ये ऐसा नहीं है कि वैसे ही कोई आप सरफेशियल इसका अध्ययन करें। लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए ये नाटक अपने आप में काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ये रियलिज्म से जुड़ा हुआ है। सामाजिक ताने बाने क्या होते हैं, किस प्रकार की सोशल लाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ये किस प्रकार से देखेगा, और मॉनिटरी प्रॉब्लम, पैसों की समस्या परिवार के जब अंदर आए तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक, और वो इस थीम को भी उजागर करेगा। तो हेनरिक इब्सेन ने जो अपनी ड्रामेटिक जो एबिलिटी है, जो उसके खून में, कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के खून में ही, और ये तो था ये गुण, जैसे कोई बहुत ज़्यादा वो होता है ताकतवर, तो ये कहते हैं कि यार उसके दादा और दादा वो भी ये थे, पहलवान थे, वो थे, ये होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इब्सेन की जो प्रतिभा है वो 1879 में ए डॉल्स हाउस, उसने जो नाटक लिखा उसके साथ में विस्फोट हुई। दिस प्ले, अब इस प्ले के बारे में हल्का सा हम आपको वो करते हैं। दिस प्ले प्रेजेंट्स ए वेरी ऑर्डिनरी फैमिली, ये जो नाटक है ए डॉल्स हाउस एक बहुत ही साधारण परिवार को चित्रित करता है, उसका प्रदर्शन करता है। एक बहुत सामान्य सी फैमिली है, सिंपल फैमिली है एक, उसको प्रस्तुत करता है, जिसके अंदर एक बैंक मैनेजर नेम्ड टॉरवाल्ड हेल्मर, जिसके अंदर एक बैंक मैनेजर रहता है जिसका नाम है टॉरवाल्ड हेमर। टॉरवाल्ड हेमर एक बैंक मैनेजर है, और उसकी वाइफ, हिज वाइफ नोरा, उसकी पत्नी नोरा, एंड देयर 3 लिटिल चिल्ड्रन, और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे। ये फैमिली है, हस्बैंड है टॉरवाल्ड हेमर, उनकी पत्नी नोरा, और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, यानी कुल मिला के 5, और एक आध हो सकता है उनका नैनी वगैरह जो होते हैं, क्योंकि इंग्लिश पीपल थे तो ये लोग हाई फाई होते हैं, काम करने के लिए अलग नैनी बच्चों के रख रखाव के लिए होती हैं, तो एक आध कैरेक्टर वो हो सकता है। तो कुल मिला के ये डॉल्स हाउस में 5 कैरेक्टर्स वाली एक फैमिली है वो रहती है, जिसमें टॉरवाल्ड हेमर बैंक मैनेजर हैं, उनकी पत्नी नोरा, और उनके 3 बच्चे। टॉरवाल्ड सपोजेज हिमसेल्फ द एथिकल मेंबर ऑफ द फैमिली। अभी देखो इसने इसको डॉट डॉट किया हुआ है, इसका एथिकल का मतलब होता है जो व्यक्ति नैतिक रूप से, नैतिकता क्या है? नैतिकता होती है जिम्मेदारी। आज मैं हूँ, मेरी शादी हुई, मेरी बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, तो ये मेरी एथिक्स है, मेरी नैतिकता है कि मैं मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, इनको शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनको फैसिलिटीज़, कपड़े, वस्त्र, जो भी है, इनकी इच्छाओं को पूरी करूं। इसी प्रकार से टॉरवाल्ड जो बैंक मैनेजर है वो ये
मानता था कि वो उस परिवार का एक एथिकल मेंबर है। एथिकल जो व्यक्ति, एथिकल का मतलब होता है जो व्यक्ति नैतिकता या जिम्मेदारियों को मानता है। While his wife assumes the role of a pretty irresponsible in order to flatter him. While his wife assumes, जबकि उसकी पत्नी क्या है, the role of a pretty एक बहुत ही सुंदर लेकिन irresponsible गैर जिम्मेदार औरत। ऐसी औरतें होती हैं जो बहुत सुंदर तो होती हैं देखने में, उनमें एकदम बढ़िया ब्यूटीफुल, बट गुण कैसे रहते हैं? लेजीनेस होगी, आलसी होगी, इर्रेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार। जैसे दूध रख दिया गैस पे तो भाई ठीक है, मैडम देखने में बिजी हैं सीरियल, क्योंकि सास भी बहू थी, कभी ससुरा भी दामाद था, लेकिन रियलिटी में दूध वहाँ किचन में निकल जाता है। तो जो नोरा है, टॉरवाल्ड हैमर की पत्नी, वो एक कैसी, एक सुंदर लेकिन गैर जिम्मेदार, इन ऑर्डर टू फ्लैटर हिम, उसकी चापलूसी करने के लिए, इन ऑर्डर टू फ्लैटर हिम, उसकी चापलूसी, किसकी? टॉरवाल्ड हैमर की चापलूसी करके और उसको अच्छी अच्छी बातें बता के, ऐसा उसका कैरेक्टर था। Into this snug, not to say stifling arrangement intrude several hard-minded outsider. Into this snug, और इस नाटक में not to say stifling, इसको ज़्यादा आप ऐसा ना कहें उबाऊ। Arrangements intrude several, अरेंजमेंट कहते हैं व्यवस्था, इंट्रूड आक्रमण करती है, सेवरल हार्ड माइंडेड आउटसाइडर, बाहर से आने वाले आउटसाइडर के द्वारा। यानी कितनी कठिनाई और परेशानी आएंगी फैमिली के अंदर, ये देखने को मिलेगा। वन ऑफ whom threatens to expose a fraud that Nora had once committed without her husband's knowledge in order to obtain a loan. One of whom, एक तो बाहर से जो आने वाले कष्ट और परेशानियों में एक व्यक्ति आता है, वन ऑफ whom threatens, जो धमकाता है, टू एक्सपोज ए फ्रॉड, कि हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे एक फ्रॉड का मतलब एक ठग बताकर हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। दैट नोरा ने हैड वंस कमिटेड, कि नोरा ने एक बार एक क्या काम किया? विदाउट हर हस्बैंड नॉलेज, अपने पति के जानकारी के बिना, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए लोन, एक लोन ले लिया उसने बैंक से। उसके पति टॉरवाल्ड हैमर को तो मालूम था नहीं, और वो बैंक में थे टॉरवाल्ड हैमर, तो वो जानने लग गई कि लोन के लिए कौन कौन से कागज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, और इस